हेलो everyone। आप सबको पता होगा हमने आपके लिए कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी लाइन की एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं आपके लिए। कोई कॉन्सेप्ट जो टीचर्स को भी पढ़ाने में दिक्कत आती है और आप हमेशा गलती करते हैं या एनसीईआरटी उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, हम बहुत इजी तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके नीट में उस कॉन्सेप्ट के नंबर ना कटे। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया वो आपने भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, दैट इज जूलॉजिकल टाइम स्केल, जिसपे बहुत ज्यादा मौत आती है स्टूडेंट्स की। जो खास करके पूरा टेबल है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन और जो थेरेप्सिड ग्राफ लाइकोपॉड्स वाला वो सेलुलॉइड। पूरा वाला पोर्शन है, तो वो सब आपको आज क्लास में याद हो जाएगा। और उसके बाद जितने पीवाईक्यूज इससे आए हैं वो सब हम कर लेंगे। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं देखने के लिए कि आपको कैसा समझ आया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्वेश्चन का लास्ट में आंसर करना है और तभी आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो मैं मैम के हवाले आपको करता हूं पहले पार्ट के लिए और फिर क्वेश्चन के लिए मैं वापस से आता हूं। तो ऑल ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। तो बेटा पहले तो लेक्चर अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो मेरा टेस्ट होगा। अगर आप वो लास्ट क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो पूरी देखना, आराम से देखना। 10 से 15 मिनट लेंगे। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है आपका। सब याद भी क्या करना है, कितना करना है, सब अपने करने वाले हैं। ठीक है। कौन सा चैप्टर? एवोल्यूशन। किस टॉपिक के अंडर आता है? ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अब इसमें किस चीज का अकाउंट दे रखा है? टाइम पीरियड का, कि कब क्या हुआ था। मैं फटाफट से क्विकली रिवाइज करवाती हूँ। अगर आपने एवोल्यूशन पहले पढ़ा है तो आपको पता है बिग बैंग थ्योरी 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर एनसीईआरटी लिखती है 500 मिलियन साल बाद पहली लाइफ आई, यानी 4 बिलियन ईयर्स अगो। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि नॉन सेल्यूलर फॉर्म बना होगा 3 बिलियन ईयर्स अगो और पहला सेल आया होगा 2 बिलियन ईयर्स अगो। वो पहला सेल हम प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया का मानते हैं। और उस पहले सेल से लेकर बनते 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 आज हम इंसान बन गए। तो वहां से लेकर इंसान तक बनने का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको समझना था कि कौन से टाइम पीरियड में एम्फीबियन आए, कौन से टाइम पीरियड में फिश आए। तो हमने उस टाइम पीरियड को ड्यूरेशन वाइज बांट दिया। और हमने उसको कैसे बांटा, उसी को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में स्टडी करते हैं, जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। देखने में जितना रंग बिरंगा और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझने में उतना आसान है। तो सबसे बड़े टाइम पीरियड जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे एरास के, सबसे बड़े टाइम पीरियड। उस एरा को फिर डिवाइड किया गया छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में, जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। और पीरियड से भी जो छोटे टाइम पीरियड, सबसे छोटा टाइम पीरियड होता है, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं इपोक। अब पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन। और इन एरास के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जिन्हें नहीं लगता कि ये एनसीईआरटी में है, बेटा ये कंटेंट में नहीं है, पर दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, दो डायग्राम आपको दे रखे हैं। एक वो डायनासोर वाला जिसमें सारे रेप्टाइल्स का बनना, मैमल्स का बनना बता रखा है, और एक प्लांट्स वाला। दोनों का लेफ्ट हैंड सेक्शन अगर आप देखोगे तो वहां एरास मेंशन है। तो क्या हमें एरा आने चाहिए? हाँ। मैम हम एरास को कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पहले आप ये चीज शुरू करने लगो, आप मेरे को कह रहे हो कि ए पी है ना, देखते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ए पी। आप, हम क्या कह रहे हैं? पहले आप पहले मीजोजोइक के नीचे मैं लिख रही हूं मुझे, और सीनोजोइक के नीचे हम लिख रहे हैं सिनेमा। तो द सिंपल ट्रिक इज, आप पहले मुझे सिनेमा देखने दो फिर मैं पढ़ाई करूंगा। आप पहले मुझे सिनेमा देखने दो फिर मैं पढ़ाई करूंगा। ये आप क्या है? ये आप वो एरास हैं जो कि पैलियोजोइक से नीचे आते हैं। और अगर आप देखोगे तो मैंने इन्हें अलग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो फिर मैम आप हमें क्यों याद करवा रहे हो? क्योंकि 2024 के पेपर में आए थे। तो जो इतना लेटेस्ट आया वो रिपीट होने का चांस है। आपकी एनसीईआरटी तो ये 3 एरा ही लिखती है। एरा नंबर 1 वो पैलियोजोइक लिखती है, एरा नंबर 2 वो मीजोजोइक लिखती है, एरा नंबर 3 वो सीनोजोइक लिखती है। उससे नीचे के वो लिखती नहीं, पर आया है बेटा 2024 में। तो आप भी याद रख लो। और बहुत ईजी है ये जानना कि किस एरा में कौन आया था। देखो, एजोइक, ए मतलब एब्सेंट, तो यहां तो लाइफ थी नहीं। आर्कियोजोइक मतलब यहाँ आर्की बैक्टीरिया आया था। और प्रोटीरोजोइक में आप जानते हो पहला इनवर्टिब्रेट आया था। पहला इनवर्टिब्रेट आया था। और फिर उस इनवर्टिब्रेट से धीरे 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 करते सारे वर्टिब्रेट, सारे एनिमल्स बने। मैम इन सब में कैसा क्वेश्चन आएगा? बेटा पहला क्वेश्चन तो सीक्वेंस का आएगा कि पहले कौन आया? पैलियोजोइक, फिर कौन आया? मीजोजोइक, फिर कौन आया? सीनोजोइक। इनको भी आगे किस में डिवाइड किया हुआ है? पीरियड्स में। अब वो पीरियड्स कैसे याद रखने? हमें इन तीनों एरा के पीरियड्स याद नहीं करने, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। नाम याद कर लेंगे काफी है, इसका पीरियड और इपोक नहीं याद करेंगे।
पैलियोजोइक में सबसे ज्यादा पीरियड्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 पीरियड मिल रहे हैं, और ये याद रखने हैं। कौन कौन से पीरियड हैं? कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। क्या ये नाम याद रखने हैं? हाँ जी, ये नाम याद रखने हैं विद सीक्वेंस। कैसे याद रखोगे? तो इसकी मैं छोटी सी ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूं। आपको बस एक लाइन याद रखनी है, कार और स्कूटी दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट हैं। कार और स्कूटी दोनों कॉस्टली प्रोडक्ट है। कार से कौन आता है? कैम्ब्रियन। और से कौन आता है? ओर्डोविशियन। स्कूटी से कौन आता है? साइल्यूरियन। दोनों से कौन आता है? डिवोनियन। कोस्टली से क्या आता है? कार्बोनिफेरस। और लास्ट में प्रोडक्ट से क्या आता है? पर्मियन। याद हो जाएगा। इसमें भी मैं आपको बताऊं बेटा, तो ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी साइल्यूरियन के बाद ही लिखती है। अगर आपको सारे याद नहीं हो रहे तो आप इसके लिए कोई ट्रिक बना लेना। तो अगर सीक्वेंस आएगा तो आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। दूसरे एरा पे अगर मैं चलूं, जो इंपॉर्टेंट एरा है वो है मीजोजोइक। मीजोजोइक को आगे डिवाइड किया गया 3 पीरियड्स में। ये 3 पीरियड कौन कौन से हैं? ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड से क्वेश्चन आएगा तो इनसे जरूर आ सकता है। आप सबने जुरैसिक वर्ल्ड देखी है, सर ने उसके वाले लेक्चर में तो जुरैसिक वर्ल्ड बोल भी दिया था। डायनासोर की मूवी है ना, तो जुरैसिक वो पीरियड होता है जिसको गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स कहा गया। जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है मैं सब बॉक्सेस बना के लाई हूं। ये एक पेज याद कर लो, पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर लेना कि 3 मूवीज बन चुकी हैं जुरैसिक वर्ल्ड की, अब तीसरी आने वाली है ना। और लास्ट में आपके पास कौन सा है? क्रिटेशियस। तो ट्राइएसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। ट्राइएसिक में रेप्टाइल ग्रो कर रहे थे, जुरैसिक में डोमिनेट कर रहे थे, सबसे ज्यादा डायनासोर्स मिल रहे थे, और यहाँ पे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये 3 पीरियड किसके हैं? ये आपके सेकंड नंबर के एरा के हैं, दैट इज मीसोजोइक। लास्ट एरा जिसमें अभी हम चल रहे हैं वो है सीनोजोइक। सीनोजोइक को डिवाइड किया जाता है 2 प्यारे प्यारे पीरियड में। एक आपके पास आता है टर्शरी, दूसरा आपके पास आता है क्वार्टेनरी। इनको आगे, इन दोनों को आगे डिवाइड किया जाता है इपोक्स में। हमने जो इपोक का डिवीजन किया है वो हमने सिर्फ सीनोजोइक एरा के पीरियड्स के लिए किया है। मैंने आपके लिए नाम लिखे हैं, इनमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन ये सब आते हैं, पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है और इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम हैं। पर मैं आपको इपोक का एग्जाम्पल देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो इस पूरे पेज से पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन एरा, कौन पीरियड, कौन इपोक। अगर मैं आपको बोलूं ट्राइएसिक तो वो एक पीरियड है, अगर मैं आपको बोलूं पैलियोजोइक तो वो एरा है। दूसरा आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं, पैलियोजोइक पहले, मीजोजोइक पहले या फिर सीनोजोइक पहले। तो याद रखना, आप पहले मुझे सिनेमा दिखाओ। तो पहले मुझे सिनेमा, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। इससे पहले इनवर्टिब्रेट बने थे, इसके बाद वर्टिब्रेट्स बनेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में 2-3 क्वेश्चन बहुत रिपीट किया जाता है कि जब पहली फिश आई होगी वो कब आई होगी। तो देख रहे हो यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ फिशेस, डिवोनियन। क्या है गोल्डन एज ऑफ फिशेस? डिवोनियन। मैंने ऑलरेडी स्टार लगा दिया जहां से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आपको पता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी हिंदू के बारे में जानते हो, हिंदुइज्म के बारे में जानते हो, तो विष्णु जी का एक अवतार है मत्स्य अवतार, जिसमें वो मछली का रूप लेते हैं। तो मछली हमारे देवता है, देवता है ना। तो डिवोनियन पीरियड में कौन आ रहा है? फिशेस। जस्ट उसके ऊपर कार्बन पोल। कार्बोनिफेरस में कौन आ रहा है? कार्बोनिफेरस किसकी एज मानी जाती है? एम्फीबियंस। तो जो आपका पैलियोजोइक एरा है, इसमें फिशेस भी आई थी डेवोनियन पीरियड में, इसमें एम्फीबियंस भी आए थे कार्बोनिफेरस पीरियड में। फिर हम गए मीजोजोइक। मीजोजोइक पूरे एरा को कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें रेप्टाइल खूब ग्रो किए थे, इसे एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, जिसमें आपको जुरैसिक याद रखना है, एज ऑफ डायनासोर। और लास्ट में सीनोजोइक को कहा जाता है एज ऑफ मैमल्स, जिसमें हम हैं। और सबसे लास्ट इपोक में बने थे ह्यूमन। तो पूरे पेज में आपको समझ में आ गया याद क्या क्या करना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा t.me/anandmani001 पे। सिर्फ एक पेज है बेटा, इससे बाहर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आएगा ही नहीं। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, एक बार इस पेज को देख लेना, जहां से क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी बॉक्सेस में डाल के हाईलाइट कर चुकी हूँ। सबकी एजेस आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो फिश है, चाहे एम्फीबियन है, चाहे डायनासोर है, चाहे मैमल है, चाहे रेप्टाइल है। अब इसके कंटेंट पे चलते हैं। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो पूरी ना कहानी बता रखी है, तो उसको मैंने बॉक्सेस में लिखने की जगह पूरा फ्लो चार्ट बना लिया ताकि हम यहीं से रिवाइज करें, और बहुत इजीली सारा रिवाइज हो जाएगा। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो सबसे पहले तो नॉन सेल्यूलर फॉर्म थी 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले। पहला सेल बना 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले। फिर पहला सेल जो है वो प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में भी उसको खुद का खाना खुद बनाना नहीं आता था, वो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे। फिर वो कीमो ऑटोट्रॉफ बने, फिर उनमें पिगमेंट्स आए। जब पिगमेंट्स आए तो वो लाइट रिएक्शन करने लगे, लाइट रिएक्शन करने लगे तो पानी टूटा, ऑक्सीजन आई।
हमारा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट किस में कन्वर्ट हो चुका था? एरोबिक में। अब हम प्रोकैरियोट जो कि हमारे यूनिसेल्यूलर है, ये सब हमारे पास कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर। इससे हम किस में कन्वर्ट हो रहे थे? मल्टीसेल्यूलर। और मल्टीसेल्यूलर में अगर मैं एनिमल की लाइन में जाऊं तो पहले कौन बनेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के लिए कितना साल पहले बता रखा है? 500 मिलियन ईयर्स अगो। और मैंने आपको जोलॉजिकल टाइम स्केल में बताया कि इनवर्टिब्रेट प्रोटीरोजोइक में आया था। आपको पता है प्रोटीरोजोइक के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि जो सबसे पहला पीरियड है वो कैम्ब्रियन है, तो इन तीनों को प्री कैम्ब्रियन भी कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स कैम्ब्रियन और ओर्डोविशियन में भी बने थे, काफी बने थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती क्या है कि इनवर्टिब्रेट्स का ईयर, वो ईयर आपको याद रखना है 500 मिलियन ईयर्स अगो जो पहला मल्टीसेल्यूलर बना होगा वो इनवर्टिब्रेट बना होगा। अब इनवर्टिब्रेट में कितनी फाइलम पढ़ते हो मेरे साथ एनिमल किंगडम में? 10। और 11वीं फाइलम होती है वर्टिब्रेट। उस वर्टिब्रेट में, उस कोडेटा में, सॉरी 11वीं फाइलम होती है कोडेट, जिसमें आप पढ़ते हो वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में किन किन के बारे में पढ़ते हो? फिशेस हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, बर्ड्स है। उसी को पूरे के पूरे सीक्वेंस में इसके कंटेंट में लिखा हुआ है। सबसे पहली जो फिश बनी थी वो फॉल्स फिश थी जिसका नाम था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के पास जॉज नहीं थे, जबड़ा नहीं था, याद है आपको? तो वही लिखा हुआ है कि इनवर्टिब्रेट बने 500 मिलियन ईयर्स अगो। उनसे पहले जो सबसे पहला वर्टिब्रेट आया वो फिश था। कौन सी? जॉलेस वाली। किसकी बात करें? साइक्लोस्टोमेटा। ये कब बना? 350 मिलियन ईयर्स अगो। फिर ये बोल रहे हैं जॉलेस फिशेस से फिशेस डेवलप हुई और फाइनली ऐसी फिशेस बनी जो कि दे कैन मूव टू लैंड एंड कम बैक टू वाटर। ऐसी फिशेस जो कभी कभी पानी पर भी जा रही थी। किसकी बात करें? लॉब फिशेस की बात करें, लॉब फिन फिशेस की बात करें, जिन्हें लंग फिशेस भी कहते हैं, जो आज के टाइम में एक्सटिंक्ट है। हम बहुत लंबे समय के लिए मानते थे कि वो फिशेस एक्सटिंक्ट हैं, लेकिन 1938 में हमें उनका एक एग्जाम्पल मिला है जो कि सीलोकैंथ है, वो हमें साउथ अफ्रीका से मिला है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फिशेस थी, फिशेस धीरे धीरे लैंड पे जा रही थी, मतलब उनसे कौन आने वाले? एम्फीबियंस आने वाले। तो ये जो लंग फिशेस थी इनसे कौन बने होंगे? सबसे पहले एम्फीबियन बने होंगे। ये जो एम्फीबियन थे, जो सबसे पहला एम्फीबियन बना था, इसी से बाकी सारे एम्फीबियन बने जो आज के टाइम में जिन्हें हम फ्रॉग और सैलामेंडर्स के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो सबसे पहले एम्फीबियन थे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अब नहीं मिलते। तो वो बात ठीक है क्योंकि अब तो हमें फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स मिलते हैं। फिर एम्फीबियन से धीरे धीरे कौन डेवलप हुए होंगे? रेप्टाइल। क्या फर्क आया होगा एम्फीबियन और रेप्टाइल में? कि एम्फीबियन पानी में थे तो वहां पर उनके एग्स पानी में प्रोटेक्टेड रहते थे, लेकिन रेप्टाइल्स फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट थे, तो जो एग्स थे उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो पहली बार ऐसे एग बने थे जो बहुत थिक शेल्ड थे। तो इनके एग्स थिक शेल्ड थे जो कि सन में ड्राई नहीं हो रहे थे। तो हमने रेप्टाइल्स तक की डेवलपमेंट यहाँ पे देख ली। साथ साथ में प्लांट्स की कैसी डेवलपमेंट चल रही है वो भी देख लो। जब फिशेस डेवलप हुई, जब फिशेस का एवोल्यूशन हुआ, तो वो हमें बता रखा है कितना? 350 मिलियन ईयर्स अगो। जोलेस वाली भी और लोब फिन भी 350 मिलियन ईयर्स अगो। जो डेटा याद रखना है ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया। अब फिर एनसीईआरटी लिखती है कि क्योंकि ये सब पानी में चल रहा था, मछलियों तक सब कुछ पानी में चल रहा था, लेकिन तब कुछ प्लांट्स और सीवीड्स ऐसे आए जो धीरे 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 लैंड पे जाने लगे। यहां से बनता है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि लैंड पे जो पहली लाइफ आई थी वो प्लांट की आई थी या एनिमल की आई थी? तो प्लांट की आई थी। पहले वहां पर प्लांट्स आए और जैसी वेजिटेशन थी वो जिन एनिमल्स को सपोर्ट करती थी वैसे एनिमल्स आए। तो इधर प्लांट्स भी आ गए, सीवीड्स आ गए, और इधर हम एम्फीबियन से क्या बना चुके हैं? रेप्टाइल्स। इन्हीं रेप्टाइल से कौन बने? जो आप आज के हमारे मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं, जैसे टर्टल्स, टोर्टोइस, क्रोकोडाइल। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चले तो आगे की कहानी में बोला कि रेप्टाइल्स पूरे डोमिनेट कर रहे थे, उनमें भी लैंड पे जो रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे वो कौन है? डायनासोर। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो वापस पानी में जा रहे थे, उनका नाम है इक्थियोसोरस। जो सर ने वो स्किप एनसीईआरटी की कौन कौन से टॉपिक स्किप करने वो वीडियो बनाई थी, मैंने उसके कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों को देखा जो कह रहे थे कि मैम लिम्बलेस एम्फीबियन होता है इक्थियोसोरस। आप लोग इक्थियोसोरस को एम्फीबियन में मान रहे थे और एवोल्यूशन में यहाँ पर लिखा जाता है कि इक्थियोसोरस तो रेप्टाइल है, तो इसे रेप्टाइल माने या एम्फीबियन माने? तो बेटा एनसीईआरटी थोड़ा ढंग से पढ़ो, वहां इक्थियोफिस है, ये इक्थियोसोरस है। जब सोरस वर्ड यूज किया जाता है ना वो रेप्टाइल्स के लिए ही यूज किया जाता है। इक्थियोफिस एक लिम्बलेस एम्फीबियन है, इक्थियोसोरस रेप्टाइल है। ये वो रेप्टाइल था जो पानी में जाता था, और क्योंकि अब हम आगे आ गए हैं तो 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो लैंड पे कौन सा रेप्टाइल चल रहा है? डायनासोर। पानी में कौन सा रेप्टाइल आया? इक्थियोसोरस। फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद डायनासोर खत्म होने लग गए। डायनासोर में एक सबसे बिगेस्ट डायनासोर की बात बता रखी है, विच इज टिरेनोसोरस रेक्स, जो कि 20 फीट की हाइट का था। फिर बोलते हैं अचानक से लेटली 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले सारे डायनासोर्स मर गए। कैसे? दो कारण बता रखे हैं, या तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, या फिर शायद वो सब किस में कन्वर्ट हो गए? बर्ड्स में। और लिखती है एनसीईआरटी की सच इन दोनों के कहीं बीच में है।
तो इससे आपको याद क्या रखना है कि बर्ड्स को किसने बनाया, डायनासोर्स ने, मतलब कॉमन एंसेस्टर था। वहीं पर बगल में प्लांट्स देखो, तो एनसीईआरटी लिख रही है जब रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि अभी अभी कुछ सीवीड्स आई थी, तो उसके बाद फर्न्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, जाइंट फर्न्स आए, वो खत्म हुए, जिम्नोस्पर्म बने। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है जिम्नोस्पर्म डोमिनेट, ये मैंने किसके सामने लिखी है, डायनासोर के सामने। और ये बात एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखती, लेकिन उसने पीवाईक्यू में पूछा है कि जब डायनासोर डोमिनेट कर रहे थे उस दौरान कौन से प्लांट्स थे, तो जिम्नोस्पर्म्स थे। तो मैम अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है तो कहाँ है, ग्राफ में। जो ग्राफ दे रखा है वहां डायनासोर और प्लांट्स को सेम एरा में रखा हुआ है, इसलिए। तो जब डायनासोर डोमिनेट कर रहे थे तब जिम्नोस्पर्म्स आए थे, फिर जब जिम्नोस्पर्म्स खत्म होके एंजियोस्पर्म्स आए ना, तब तक हम रेप्टाइल्स को भी किस में कन्वर्ट कर चुके थे, मैमल्स में। तो डायनासोर्स के साथ कौन आए थे, जिम्नोस्पर्म्स, और जब मैमल्स आए तो कौन आ गए थे, एंजियोस्पर्म्स। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो इधर बर्ड से रेप्टाइल्स खत्म हो गए, कुछ उस समय के रेप्टाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स के खत्म हो जाने के बाद कौन आए, मैमल्स आए। मैमल्स में एक लाइन लिखी हुई है कि जो सबसे पहला मैमल आया था, जो हमारा एंसेस्टर था, वो बहुत छोटे छोटे मैमल थे। एक एग्जांपल दे रखा है श्रीव्स का। श्रीव्स हमें फॉसिल्स की फॉर्म में मिले, अब एग्जिस्ट नहीं करते। मैमल्स बहुत बेटर थे अडेप्ट करने में, क्योंकि मैमल्स वीवी पेरेंट्स थे, पहली बार पूरे बच्चे की डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर हो रही थी। यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में भी बता रखा है, जो आपको याद रखना है कि अगर मैं साउथ अमेरिका के मैमल्स को देखूं, है ना, साउथ अमेरिका के मैमल्स को देखें, तो आपको बहुत से ऐसे फॉसिल्स वहां पर मिले हैं जो हॉर्स, हिपोपोटामस, बियर, रैबिट जैसे हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ये एनिमल्स शायद एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये बहुत बढ़िया एरिया है बेटा असर्शन रीजन बनने का, कि साउथ अमेरिका में ऐसे मैमल्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ पहले तो सब एक साथ था ना, फिर टुकड़े अलग हुए और दूसरे टुकड़े पर जाकर जुड़ा जब ये कॉन्टिनेंट्स बने। तो कह रहे हैं जब नॉर्थ अमेरिका आया होगा, साउथ अमेरिका से जुड़ गया होगा, नॉर्थ अमेरिकन मैमल्स शायद डोमिनेट कर गए और साउथ अमेरिका में बहुत से मैमल्स को एक्सटिंक्ट कर दिया। और इसी सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से एक बहुत बढ़िया चीज हो गई ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो टुकड़ा था वो बाकी सबसे अलग हो गया, तो उसको प्लेसेंटल मैमल से लड़ना नहीं पड़ा। प्लेसेंटल मैमल ज्यादा अडेप्टेशन में बेटर थे, सुपीरियर स्पीशीज थी, उनसे लड़ना नहीं पड़ा। इसलिए आज भी हमें ऑस्ट्रेलिया में पाउच्ड मैमल्स मिलते हैं, यहाँ लिखा होगा देखो। शायद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में अगर यहाँ प्लेसेंटल मैमल्स आ गए होते, ये भी खत्म हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वहां पाउच्ड मैमल्स मिलते हैं। दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों का रीजन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे रीजन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और हम करते 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 हायर मैमल्स तक पहुंच गए। तो आपने इनवर्टिब्रेट से सारे मैमल्स बना लिए। ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। अब जो अगर आपको ईयर्स याद करने में बीच में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए हमने बना रखा था ये टेबल, जहां पे 2 बिलियन ईयर से वो पहले पहली लाइफ, इनवर्टिब्रेट 500, साइक्लोस्टोमेटा भी और लोब फिन भी दोनों 350, पहला प्लांट 320, जो फिश लाइक रेप्टाइल आई थी वो बहुत बाद में आई थी तो 200, और डायनासोर कब डिसअपियर हुआ 65 आएगा, तो इन्हीं से आएगा। अब दो ऐसे ग्राफ हैं आपके पास लास्ट में जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिनसे बच्चों को बहुत 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 डर लगता है और उनको समझ भी नहीं आता कि इसमें क्या याद रखना है, कितना याद रखना है। तो समझ लो, ये बहुत आसान है, 2-2 मिनट का एक टॉपिक है ये। पहले तो यहाँ पे फटाफट से एरास देखो, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता एरास कहाँ लिखे हुए हैं। देखो, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, 3 एरा, तीनों यहाँ पे लिखे। पैलियोजोइक में मैंने आपको क्या क्या बताया, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, नहीं लिखती एनसीईआरटी। साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन लिखती है एनसीईआरटी। दिस इज एज ऑफ फिशेस, दिस इज एज ऑफ एम्फिबियंस। इधर 3 पीरियड आगे ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, और इधर 2 पीरियड आगे टर्शियरी, क्वार्टिनरी। हमने बहुत अच्छे से कर लिए, ये तो हमें आते हैं, याद रखना है ये। और इसमें भी क्या मेजरली याद रखना है, ये आपने जब क्वेश्चन फॉर्मेशन देखा होगा तो इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। आपने जब क्वेश्चन फॉर्मेशन देखा होगा तो इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। और इसकी मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बताती हूँ, विच इज, चैनल होता है ना, जैसे कोई भी चैनल होता है उसकी टीआरपी होती है ना, टीआरपी रेटिंग होती है ना, जिसके बेसिस पर पता चल रहा है कि अच्छा इस शो की ज्यादा टीआरपी है, इसको रखना है, इसको हटाना है। तो आपको बस ये याद रखना है, चैनल की टीआरपी। सी से जो चैनल का सी है वो आपका क्लोरोफाइट है, टी से आपके पास ट्रैकियोफाइट है, आर से आपके पास राइनिया टाइप है, और लास्ट में पी से आपके पास साइलोफाइटोन। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, इसीलिए ये सीक्वेंस याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इस ग्राफ से आएगा, एंसेस्टर, कौन किसका एंसेस्टर। तो प्लांट में मुझे बताओ सबसे पहले कौन, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। सबकी एंसेस्ट्री दिखानी है, सभी अभी एग्जिस्ट करते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं।
एक एक करके याद रखना। सबसे पहला कौन? सी। सी मतलब क्लोरोफाइट। क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी, तो उससे पहले वाला बना होगा आपका जो डिवीजन है। तो क्लोरोफाइट से देखो, क्लोरोफाइट किसका एंसेस्टर है? ब्रायोफाइट का। तो आपसे पूछा क्या जाएगा? ब्रायोफाइट का एंसेस्टर कौन? आंसर होगा क्लोरोफाइट। दूसरा देखो ट्रैकियोफाइट, नाम से समझो ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स आ गए, मतलब किसका ओरिजिनेशन होने वाला है? टेरिडोफाइट्स का। तो ट्रैकियोफाइट से आप देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है ज़ोस्टेरोफाइलम, और ज़ोस्टेरोफाइलम से आपको दे रखे हैं लाइकोपोड्स। लाइकोपोडियम आप जानते हो टेरिडोफाइट में आता है। एर्बोरोसेन भी दे रखा है, हर्बेशियस भी दे रखा है। फिर टी के बाद आ रहा है आर। आर से आ रहा है राइनिया टाइप। राइनिया टाइप किसी का एंसेस्टर नहीं होता। राइनिया टाइप किसी का भी एंसेस्टर नहीं है, इससे कोई भी लाइन नहीं निकलती, बहुत अच्छे से याद रखना। और लास्ट में आपके पास आ रहा है पी यानी सीलोफाइटोन। तो बाकी सब सीलोफाइटोन में बेटा। यहाँ पर देखो फर्न्स आपको दे रखा है, हॉर्सटेल दे रखा है, गिंको दे रखा है जो टेरिडो में आ गए, निटेल्स दे रखा है, कॉनिफर्स दे रखा है, साइकस दे रखा है जो जिम्नो में आ गए। यहाँ इन्होंने प्रोजिम्नो लिखा, सीड फर्न लिखा, जिम्नोस्पर्म भी बने क्योंकि देखो साइकस जिम्नोस्पर्म में है, तो जिम्नोस्पर्म भी बने, और बाकी के एंजियोस्पर्म जिसमें डाइकोट और मोनोकोट भी बने। ये एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर सीलोफाइटोन से एक प्रोजिम्नोस्पर्म और एक सीड फर्न बना रखे। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीड्स बन रहे हैं, और सीड्स में आपके पास एंजियोस्पर्म भी आ रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म का एक ही एग्जांपल आ रहा है विच इज साइकस। तो अगर मुझे 2 मिनट में आपको ये पूरा ग्राफ रिवाइज करवाना है तो आपको याद रखना है सीटीआरपी। क्लोरोफाइट से कौन बना? ब्रायोफाइट। ट्रैकियोफाइट से कौन बना? लाइकोपोड्स। राइनिया से कभी कुछ नहीं बनता, बाकी सब किससे बने? सीलोफाइटोन। उतना ही क्वेश्चन आएगा। एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट में बने, एंजियोस्पर्म्स के एंसेस्टर में सीड फर्न, और उससे पहले प्रोजिम्नोस्पर्म आता है जिसमें एक और एग्जांपल है साइकस। ग्राफ खत्म। अगला अगर अपने देखें यहाँ पे, तो ये एनिमल्स वाला आपको एक टेबल डायग्राम सा दे रखा है, इसमें भी आपको एरा पीरियड सब दिखा रखे हैं, उससे क्वेश्चन कम आया गया, एंसेस्टर से यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। और यहाँ थोड़ा सा कैच है क्योंकि 3-3 के ग्रुप्स बना रखे हैं। जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको क्या बताया कि रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, उसमें से डायनासोर किस में कन्वर्ट हो गए? बर्ड्स में, और तभी कौन आई थी? मैमल्स। मतलब एक कॉमन एंसेस्टर है दोनों का, दैट इज रेप्टाइल। और उस कॉमन एंसेस्टर से बर्ड्स भी बनी है, मैमल्स भी बनी, और रेप्टाइल्स तो बनी ही है, और वो सब आपको दिखा रखा है। जो कॉमन एंसेस्टर है वो अर्ली रेप्टाइल आपको यहाँ पर दिखा रखे कि एक अर्ली रेप्टाइल था। उसमें से कुछ लाइंस देखो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स पर आई हैं, मतलब इन्हीं से मॉडर्न डे रेप्टाइल्स बने, इन्हीं से बर्ड्स बनी है, इन्हीं से मैमल्स बने हैं, कॉमन एंसेस्टर है। पहली बात तो ये याद रखना। लेकिन आगे जाकर इन्होंने बाइफरकेट कर क्लासिफाई कर दिया कि जिस एंसेस्टर के पास सोरोप्सिड नाम आएगा वहां पर आपको क्या मिलने वाले हैं? सारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स। और मैमल के लिए एक अलग एंसेस्टर है जिसका नाम है साइनेप्सिड। कंफ्यूजन वहां होता है जब बच्चे साइनेप्सिड में बर्ड्स को जोड़ने लगते हैं। तो प्लीज याद रखना, इस तरीके से इसको याद रखना, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से जो कि एक रेप्टाइल है, अर्ली रेप्टाइल है, उससे हमें 2 एरोज इस तरीके से निकालने। एक हो जाएगा सोरोप्सिड, अब ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सोरोप वर्ड जो है वो रेप्टाइल्स के लिए यूज होता है, और दूसरा आ जाएगा साइनेप्सिड। साइनेप्सिड इवेंचुअली किस में जाता है? मैमल्स में। ये मैमल्स का एंसेस्टर है, इसमें बर्ड्स नहीं आए बेटा। और सोरोप्सिड से तीनों लाइन निकल रही है आपके पास। कौन कौन सी? एक तो डायनासोर, इसे अलग बनाना पड़ता है क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गया था, एक बर्ड, और बाकी के सारे मॉडर्न डे रेप्टाइल्स। मतलब अगर आपसे सिमिलैरिटी पूछी जाए तो बर्ड्स की डायनासोर से ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैमल्स। इतनी छोटी छोटी चीज ही नोटिस करनी है। दूसरी चीज अगर आएगी तो वो सीक्वेंस की आएगी, जिसमें आपको इतना याद रखना है कि सोरोप्सिड है, सोरोप्सिड से एक लाइन अलग चलेगी टर्टल की। अब एक बार प्लीज इसको इस तरीके से मार्क कर लेना, टर्टल को अलग मार्क करना क्योंकि टर्टल का एंसेस्टर यहाँ पर अलग है। फिर लिजर्ड, स्नेक और ट्यूटारा को अलग मार्क करना क्योंकि सोरोप्सिड से एक कॉमन एंसेस्टर निकला जिसकी 3 लाइंस निकली जो कि ट्यूटारा, स्नेक और लिजर्ड्स में आ गई। फिर एक अलग एंसेस्टर है जिसका नाम है थीकोडोंट, और थीकोडोंट आगे जाकर 3 लाइंस बना रहा है जिसमें क्रोकोडाइल भी आ रहा है, जिसमें डायनासोर भी आ रहा है, जिसमें बर्ड भी आ रहा है बेटा। क्रोकोडाइल भी, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया तो ये लाइन यहीं पर खत्म कर दी, और इसमें तीसरी लाइन आ रही है बर्ड्स की। टर्टल अलग रखोगे, लिजर्ड, स्नेक, ट्यूटारा अलग रखोगे, क्रोकोडाइल, डायनासोर, बर्ड अलग रखोगे। और अगर आपसे कभी क्रोकोडाइल, डायनासोर या बर्ड की एंसेस्ट्री पूछी जाएगी तो उसमें सिर्फ सोरोप्सिड नहीं है, सोरोप्सिड के बाद एक और चीज आ रही है, दैट इज थीकोडोंट। ये अकेला जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन डायनासोर, बर्ड और क्रोकोडाइल, मैं इसमें तीसरा भी ऐड कर रही हूं, क्रोकोडाइल, इनके बीच में एक और नाम आपको याद रखना है, दैट इज थीकोडोंट। थीकोडोंट से आगे डायनासोर भी है, आगे बर्ड भी है, आगे क्रोकोडाइल भी है। मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो साइनेप्सिड के बाद 2 नाम आपको दे रखे हैं,
एक पेलिकोसोरस और एक थेरेप्सिड। थेरेपी कौन ले रहे हैं हम लोग ना, तो थेरेप्सिड हमारी लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो इधर कौन आएगा, पेलिकोसोरस, और इधर कौन आएगा, थेरेप्सिड। क्लियर, बस ये चीज आपको याद रखनी है और ये ग्राफ भी हो गया खत्म। अब एक और डायग्राम है बेटा जो कि इस टॉपिक में नहीं दे रखा, दे तो ये एविडेंसेस में रखा है पर इसमें भी एंसेस्ट्री है जो याद रखनी पड़ेगी। इसमें कोई एरा पीरियड नहीं दे रखे पर डायनासोर्स की एंसेस्ट्री है जो पूछी जा सकती है। एक डायनासोर इधर दे रखा है स्टेगोसोरस, और स्टेगोसोरस से बना रखा है ट्राइसेराटॉप्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्राइसेराटॉप्स के कौन एंसेस्टर है, तो स्टेगोसोरस है। टिरेनोसोरस रेक्स जो सबसे बड़ा डायनासोर है उसका एंसेस्टर कौन है, तो ब्रैकियोसोरस है। और बीच में 3 सीक्वेंस दे रखा है, एक आर्क्योपटेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, अब ये डेड है, नहीं मिलता, एक्सटिंक्ट है, क्रोकोडाइल और टिरेनोडोन। तो याद कैसे रखना है, देखो आप अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हो पर यहाँ पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि स्टेज पे कोई गया है अपने ट्राइसेप्स दिखाने, उसने बॉडी बनाई है और वो ट्राइसेप्स दिखा रहा है, ठीक है। तो स्टेगोसोरस किसका एंसेस्टर है, ट्राइसेराटॉप्स का। और यहाँ पर टिरेनोसोरस इतना बड़ा डायनासोर है कि हमने उसको ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो ब्रैकियोसोरस। आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो, आप कैसे भी याद रख सकते हो। यहाँ रेजिडेंशियल पे जो बच्चे उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई थी, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहले कौन आया, ब्रैकियोसोरस, फिर कौन आया होगा, स्टेगोसोरस, फिर कौन आया होगा, टिरेनोसोरस, और फिर कौन आया होगा, ट्राइसेराटॉप्स। ये मैंने रेजिडेंशियल में क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि बना तो ये पीरियड के अकॉर्डिंग है ना, मान लिया इसका डायरेक्ट एंसेस्टर ये है, पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि एवोल्यूशन में एरा वाइज मुझे बताओ पहले कौन आया था, तो इस तरीके से मैचिंग होगी, पहले ब्रैकियोसोरस, फिर स्टेगोसोरस, फिर टिरेनोसोरस, फिर ट्राइसेराटॉप्स। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैम बैक स्टेज पे टायर ट्राई कर रहे हैं। आप अपने तरीके से बना सकते हो पर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। और ये जो बीच में तीनों आ रहे हैं इनका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना है एसीपी प्रद्युमन को, ठीक है। आर्क्योपटेरिक्स, आर्क्योपटेरिक्स के बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के बाद टिरेनोडोन, ये भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आएगा तो एंसेस्ट्री पे ही आएगा। ये पूरी कहानी थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। मैं आपको पीवाईक्यू दिखाती हूँ कि कितने सिंपल आए हुए हैं। ये 2024 में आपसे पूछा गया था बेटा, और ये वही चीज है जो बहुत से टीचर्स आपको बताते हैं कि आपको याद नहीं रखना है पर आपको रखना होता है। आप यहाँ पे देखो प्रोटीरोजोइक एरा, मैंने आपको प्री कैम्ब्रियन एरा इसीलिए पढ़ाया क्योंकि 2024 में आया था। अब आप मुझे क्लियरली बताओ, मीजोजोइक एरा हमने क्या पढ़ा है, एज ऑफ रेप्टाइल्स, यही पढ़ा हमने। तो मीजोजोइक एरा में बर्ड्स और रेप्टाइल्स अपने मैच कर सकते हैं। एक अपने पास क्या आ रहा है, 3, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रोटीरोजोइक में कौन बने, इनवर्टिब्रेट्स, 1, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। सीनोजोइक किसकी एज थी, मैमल्स की एज थी, 4, इस ऑप्शन में दिया हुआ है। और पैलियोजोइक में हमने 2 पीरियड्स पढ़े थे, एक फिश का और एक एम्फीबियन का। फिश का था डिवोनियन और एम्फीबियन का था कार्बोनीफेरस, ये दोनों हमने पढ़े थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक से आया था। वो एक मैंने दोनों को सेम इसलिए रखा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन थे, एक बार 2013 एक बार 2002 में रिपीट हुआ है। डायनासोर्स कब डोमिनेट किए थे, मीजोजोइक के अंदर। अब देखो यहाँ पर एरा लिखा है। अब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हम डायनासोर देखते ही सीधा जुरासिक पे टिक लगाते हैं, क्योंकि हमने एज ऑफ डायनासोर ही जुरासिक पढ़ा है। लेकिन इसीलिए याद होना बहुत जरूरी है कि वो आपसे एरा पूछ रहे हैं या पीरियड पूछ रहे हैं। जुरासिक पीरियड होता है, एरा नहीं होता। एरा कौन सा कहलाता है, मीजोजोइक। इवन दो उन्होंने डायनासोर लिख दिया, इवन दो मैंने आपको बताया था कि रेप्टाइल बोले तो मीजोजोइक, डायनासोर बोले तो जुरासिक, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है कि एरा पूछ रहे हैं या फिर पीरियड। अब एरा पूछ रहे तो आंसर क्या होगा, मीजोजोइक। ऐसी चीजें गलती करवाती है आपसे। फिर 2002 में सेम चीज आई थी, कौन से एरा में रेप्टाइल्स डोमिनेट हुए थे, तो मीजोजोइक एरा में हुए थे। आगे देख लो, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स आए थे तब साथ में जिम्नोस्पर्म्स थे। मान लेते हैं आपको वो नहीं पता था, आप तब भी इसको एलिमिनेशन से बहुत आसानी से कर सकते थे। देखो आपसे पूछ रहे हैं मीजोजोइक एरा चल रहा है, उसका पीरियड कौन सा चल रहा है, जुरासिक, उसके लिए आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको बता चुकी हूँ तब आए थे जब मैमल्स आए थे, तो वो तो जुरासिक पीरियड में हो नहीं सकते। ये तो आंसर है ही, क्योंकि हम जानते हैं तब जिम्नोस्पर्म्स भी आई थी और फर्स्ट बर्ड्स भी आई थी। तीसरे ऑप्शन को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि मैमल लाइक रेप्टाइल वो तो सीनोजोइक एरा में आएगा, वो यहाँ आ नहीं सकता। और फोर्थ ऑप्शन में फिर से एंजियोस्पर्म्स लिख दिया, वो यहाँ हो नहीं सकता। अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से बहुत आसानी से कर सकते थे। अब तो खैर मैंने लिखवा भी दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल है, ये देखा जाए तो डायरेक्टली जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हैं भी नहीं। आपसे पूछ रहे हैं प्लांट की लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन कैसे आ पाया, क्योंकि उसको टाइम मिला, उसको एवोल्यूशन में ग्रो करने का टाइम मिला, म्यूटेशन के थ्रू और बाकी सारी वेरिएशंस के थ्रू अपने अंदर चेंजेस और डाइवर्सिटी लाने का टाइम मिला। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे आया, क्योंकि बहुत लंबा टाइम मिला उसे एवोल्यूशन का, आंसर हो जाता है ए। फिर आपसे बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ प्लांट्स। ज्यादा डाइवर्सिटी है तो इंप्रूव्ड वेराइटी है, जी हाँ।
फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज मोर, ऐसा कुछ नेचर सेलेक्ट नहीं करती। क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल इजीली नहीं होती, अनफेवरेबल होती है, तभी तो पुरानी वाली एक्सटिंक्ट करती है और नया वाला आता है, तो फेवरेबल भी नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगा? मोर डाइवर्सिटी। इतने सिंपल क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए थे और बस यही पीवाईक्यू था। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है 2025 में, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले रखे हैं। चलो देखते हैं फिर कौन कौन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताने बच्चे यहाँ पे। अभी मैंने आपको डायनासोर्स पढ़ाए थे, स्टेगोसोरस, टिरेनोसोरस। स्टेज पे कौन आया था? ट्राइसेप्स दिखाने ट्राइसेराटॉप आया था, टिरेनोसोरस नहीं आया था, ये हो जाता है गलत। फिर देखो ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, टिरेनोसोरस, ये मैंने इसीलिए आपको बताया था कि सीक्वेंस याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बैक स्टेज पे टायर ट्राई कर रहे थे, ट्राई टायर नहीं था, इसलिए ये भी गलत लिखा हुआ है। फिर हमने एसीबी प्रद्युमन पढ़े थे, तो आर्क्योपेटेरिक्स पहले क्रोकोडाइल आने थे, फिर टिरानोडोन आने थे, ये गलत हो जाएगा। और ये तो ठीक है ही, क्योंकि बैक स्टेज पे टायर आप ट्राई कर रहे थे। तो इस तरीके से आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको फिर से करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है। अब आपको पता है ये सीक्वेंस पूछा जाता है बेटा, जो मैंने आपको प्लांट्स के लिए बताया था, जिसमें आपको क्या याद रखना है? चैनल की टीआरपी। तो चैनल का क्लोरोफाइट, फिर टी नहीं लिखा लेकिन आर पहले लिखा है, टी बाद में लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रैकियोफाइट के बाद सीलोफाइटोन लिखा है, सीटीआरपी होता है, तो टी है, पी है, लेकिन उसके बाद आर आया है। राइनिया ऐसे हो नहीं सकता, राइनिया के बाद सी लिख रहे हैं, आर के बाद सी लिख रहे हैं, ये हो नहीं सकता। सी टी आर नहीं लिखा, पी लिखा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। ऐसे ही सीक्वेंस आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्ट एंसेस्टर बताना है एंजियोस्पर्म का, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से सॉल्व करना। एंजियोस्पर्म्स का एंसेस्टर पूछते ही आपके दिमाग में सीटीआरपी में से क्या आना चाहिए? सीलोफाइटोन। वो सीलोफाइटोन ही है, पर मैंने सीलोफाइटोन ऑप्शन में नहीं दिया। अगर आपको याद हो तो सीलोफाइटोन के बाद एक सीड फर्न और प्रोजिम्नोस्पर्म्स भी उन्होंने बना रखे थे। तो सीड फर्न पहले बना रखा था या प्रोजिम्नोस्पर्म पहले बना रखा था? तो प्रोजिम्नोस्पर्म पहले था और सीड फर्न बाद में था। हमसे क्या पूछा है? डायरेक्ट, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगी? सीड फर्न को। प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद सीड फर्न बना रखा था, तो ये ए आंसर है। फिर लिखा हुआ है सेम एज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ साइकस, ये भी सही है, मैंने आपको बताया था। बाकी सब अलग है, पर साइकस को एंजियोस्पर्म्स के साथ रखा जाता है। तो साइकस का डायरेक्ट एंसेस्टर भी सीड फर्न है और एंजियोस्पर्म का भी सीड फर्न है, उसके नीचे प्रोजिम्नोस्पर्म है, उसके नीचे सीलोफाइटोन है, तो दोनों करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसीलिए सारे ऑप्शन रीड करना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन देखो, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है करेक्ट क्या है। इसमें आपसे बोल रहे हैं डायनासोर का डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है। तो डायनासोर्स में हमने किसको पढ़ा था? साइनेप्सिड को पढ़ा था या सोरोप्सिड को पढ़ा था? सोरोप्सिड को पढ़ा था, तो ये तो हो जाएगा गलत। थीकोडोंट इज इन द एंसेस्ट्रल लाइन ऑफ मैमल्स। अभी क्या ध्यान में आता है, हमें लगता है थीकोडोंट मैमल्स के एंसेस्ट्रल लाइन में होगा, पर नहीं है। थीकोडोंट डायनासोर, बर्ड और क्रोकोडाइल के एंसेस्टर लाइन में है, मैमल्स के एंसेस्टर लाइन में थेरेप्सिड, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बर्ड्स, क्रोकोडाइल और डायनासोर, इनके कॉमन एंसेस्टर में सोरोप्सिड आता है, आता है। लिजर्ड, स्नेक, ट्यूटारा कॉमन डिसेंट दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था। टर्टल को अलग रखना, लिजर्ड, स्नेक, ट्यूटारा को अलग रखना, डायनासोर, बर्ड, क्रोकोडाइल को अलग रखना और मैमल्स को अलग रखना। तो दो स्टेटमेंट ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी, आंसर हो जाएगा 2। अगर आप सही आंसर कर रहे हो मतलब टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। और ये लास्ट आपका जो कमेंट सेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेंगे सर। हाँ भाई, तो कैसा लगा आज का सेशन? पहले तो देखो कितना टाइम लगा होगा इस सबको पूरा कंपाइल करने में, तुमको समझ में आता होगा। तो पहले तो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या बोल रहा है? क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव। अब देखो क्या होगा ना, इसमें जो भी सवाल तुमको आएंगे, पहला तुमको ये पूछ सकता है कि प्रिमिटिव सबसे कौन है, ठीक है। दूसरा तुमको ऑर्डर पूछ सकता है कि मतलब कौन से ऑर्डर में कौन सा एंसेस्टर आया था, ठीक है। फिर तुमसे पूछ सकता है डायरेक्ट एंसेस्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डायरेक्ट के बाद तो किया और उसके बाद क्लोजेस्ट यूज कर लिया। क्लोजेस्ट या डायरेक्ट एक ही बात हो गया, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है लिविंग रिलेटिव ऑफ क्रोकोडाइल अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब आओ तुमको मैं ये भी दिखा देता हूं, डब्बा भी। हाँ, यहां से डालो, ठीक है। ये वाला डब्बा देखो, उसको साफ कर देते हैं। डायरेक्ट, और उसके बाद क्या बोला है? लिविंग। लिविंग बोला है। तो देखो भाई, रिलेटिव पूछ रहे हाँ, हैं क्रोकोडाइल का, ठीक है। डायरेक्ट भी है और लिविंग भी है, ठीक है। ये रहा तुम्हारे सामने ग्राफ भी। अब इसका आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं लेक्चर के बाद पहला पिंड कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं अभी भी इसको गलत करेंगे। देखो मैंने सामने टेबल भी रख दिया, मैंने
कीवर्ड हाईलाइट भी कर दिए बट फिर तुम बेवकूफों वाली वही गलती करने वाले हो। तो प्रैक्टिस इज द की, चाहे आप कितना भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनीवेज, कैसा लगा आज का सेशन ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। कैसी लगी आपको मैम की मेहनत ये भी बताइए आप कमेंट सेक्शन में। सेकेंडली, इसका पीडीएफ बेटा हम टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दे देते हैं, ठीक है। और अगर आप तो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर आप नीट 2026 की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं इसी तरीके से, तुम देख रहे हो कैसे क्वेश्चन हम इजाद करते हैं क्लास में। हम लोग का रेसिडेंशियल कैंपस जो है ना, वो कैंपस कम रिसर्च सेंटर ज्यादा हो गया। मतलब हम डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ, हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के साथ, और मिलजुल के हम ऐसा प्रीमियम कंटेंट लेके आते हैं। आप पूरे यूट्यूब पे आपको कभी ऐसा लेक्चर देखने को मिला है ये बताइएगा, ठीक है। तो अगर आप रेसिडेंशियल कैंपस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है anandmani.in, जाइए आप देखिए कि हम क्या अलग कर रहे हैं और हम कैसे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से अलग हैं, और हमारे साथ नीट 2026 की जर्नी में जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला कौन सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी तो हम कंट्रोवर्शियल लाइन प्लांट फिजियोलॉजी की आज हुई है, कीमती मैम ने कराई है, वो देखिए, ठीक है। वी एज अ टीम will ensure that you score 360/360 in नीट बायोलॉजी। टेक केयर, बाय बाय। एंड इस वीडियो पे तो बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे, क्योंकि भाई तुमको सब कुछ क्लास में याद हो गया होगा, है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।